अपच। अब इसमें जो है किसी को ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, इस बीमारी का इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे हम करते हैं। तो फर्स्ट जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का तरीका मैंने जो बार बार आपको सिखा रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि रोगी का लक्षण यानी कि सिम्टम्स, उसके बाद ये लक्षण के पीछे कौन सा अंग है, किस अंग के इन्वॉल्वमेंट के बाद ऐसा हो रहा है, और उस अंग में रोग होने के पीछे कारण क्या है। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। तो पहला डिस्पेप्सिया का क्या है कि सिम्टम्स, दूसरा क्या है कि ऑर्गन जानने का प्रयास करेंगे, तीसरा क्या है कि कॉज, अब इसी आधार पे हमारी सिम्टोमेटिक रेमेडी होती है। ये पूरा मैनेजमेंट ऐसा है कि रोगी को तत्काल कैसे राहत दिया जा सकता है, इस पे हमारा निर्भर है। फिर ऑर्गेनिक रेमेडी, और नेक्स्ट क्या है आपकी प्रिंसिपल रेमेडी। तो अब रोगी हमारे पास आया है तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं जिसको हम देखेंगे और समझेंगे, और इसके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं। तो रोगी आपके पास आता है तो इसमें लक्षण जो होता है लिख लीजिए कि भोजन करने के बाद उदर में तनाव होना, भोजन करने के बाद उदर जो है तनाव यानी कि फूल जाए उसका उदर, किसी किसी को दर्द होना, हल्का हल्का पेन यानी कि दर्द होना, उल्टी होना, किसी किसी को बमन होना, मिचली होना, और पतला दस्त भी होना किसी को। और भूख न लगना, ये सिम्टम्स हैं इसके। अब इसी परेशानी को हम क्या बोलते हैं, इसी को अजीर्ण, अपच, इंडाइजेशन भी कहते हैं इसको, या डिस्पेप्सिया, एक भाषा में एक्युमुलेटिव, इसको यही चीज हम कहते हैं। यानी कि लक्षण क्या क्या आ रहा है कि खाना खाने के बाद पेट जो है फूल जाए, या तो पेट में हल्का दर्द होने लगे, या उल्टी जैसी स्थिति आने लगे, या दस्त होने लगे, और भूख ना लगे इसको। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं कि ये डिस्पेप्सिया है, इस अवस्था को। और इसके अलावा भी इसको क्या हो सकता है, बेचैनी कभी कभी हो सकता है, और जी मिचलाने जैसी स्थिति हो सकती है, इसको जी मिचला सकता है इसको। और क्या हो सकता है, किसी किसी को मुंह में पानी जैसी पानी आना, ऐसी स्थिति किसी को हो सकती है। खट्टा पानी, सिर दर्द, माने अलग अलग थोड़े बहुत सिम्टम्स जो है देखने और समझने को मिलते हैं, अलग अलग हमें देखने को समझने को मिलते हैं। आगे समझते हैं। तो ये सारे
आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे लगभग इन सब चीज़ों में। तो ये लक्षण आपने सब लिख लिए, जितने भी सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स जो आपके आ गए सिम्टम्स। अब इसमें जो है ऑर्गन्स, अंग क्या क्या है इसको जानेंगे। इसमें कौन सा अंग इन्वॉल्व हो रहा है। कोई भी रोगी आप देख रहे हैं तो रोगी देखने में फर्स्ट चीज आपको डिटेक्ट क्या करना है, अंग। अंग डिटेक्ट करना जो है, कारण खोजेंगे, अंग के बाद कारण। तो इसमें अंग जो होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी होती है, स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक इन्वॉल्व होता है मुख्य रूप से, और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक इसमें ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो हमने बताया आपको कि म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब कारण पे जाएंगे, ढूंढेंगे कारण। तो कोई भी रोगी आपके पास आया है तो दिमाग में यही लगाइए कि इसके रोग के पीछे कारण क्या हो सकता है। आंतरिक कारण है या बाह्य कारण है। यानी कि आंतरिक कारण का मतलब कि शरीर का ही कोई अंग विशेष, यानी जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हो सकते हैं। आ रहा है समझ में, कि कोई ऐसा जिम्मेदार अंग या ऐसा कोई जिम्मेदार फैक्टर जो है उस रोग के लिए कारण है या बाहरी है। दो तरह के जिम्मेदार होते हैं। आप बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो यही समझ में आएगा कि या तो अंदर का कोई रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स है जिसके कारण से वो दूसरा अंग जो है इन्वॉल्व हुआ है, ठीक, तो उसके कारण से इन्वॉल्व हुआ है। तो ये चीज बड़े ध्यान से आपको देखना चाहिए। अरे समझ में, क्योंकि रोग का कारण आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। समझ गए बात को। तो इस चीज का विशेष ध्यान हमें रखना है, क्योंकि हम जो चिकित्सा करते हैं, अगर सटीक अंगों की दवाई मिल गई तो रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने केवल अंग की दवाई की है और कारण की दवाई नहीं की है, जैसे बहुत सारे रोगी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि दवाई खिला रहे हैं तब तक आराम है, दवाई बंद हो गया फिर रोगी का कष्ट बढ़ गया। ऐसा देखने और सुनने में मिलता है। तो क्या है उसमें, आपने अंग की दवाई दे दी, आपने लक्षण की दवाई दे दी, लेकिन अभी कारण आप डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, यानी कि उसके कारण को आपने खत्म नहीं किया। तो जब तक दवाई दे रहे हैं ठीक है, नहीं दी फिर चालू हो गया। तो फर्स्ट अगर रोगी को ठीक करना है तो आपको उसके कारण को खत्म करना ही पड़ेगा, कारण दूर करना ही पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें कारण क्या क्या है, कि आंतरिक कारण क्या है इसमें, यानी कि इंटरनल जो कार्य है आंतरिक, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, जैसे मान लीजिए लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, जितने भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में कोई गड़बड़ी आ गई हो तो वो अपच के जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि भोजन को पचाने में माउथ से लेकर के और आंतरिक जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनका रोल होता है। आया समझ में? तो इनका पूरा रोल होता है। तो इसमें पाए जाने वाले सभी अंग कोई भी जिम्मेदार हो सकते हैं इसके लिए।
कॉज में, कारण में, और वही चीज क्या चला जाएगा अंग में, जो अंग की दवाई आप लिखेंगे रोगी को। जैसे मान लो लीवर उसका इन्वॉल्व है, लीवर के कारण ऐसा हो रहा है, तो कोरिलेट करो फिर लीवर की दवाई, हमारी ऑर्गेनिक दवाई क्या होगी, लीवर की होगी। आया समझ में? स्टमक की हुई तो स्टमक की दवाई होगी। तो ये इंटरनल कॉज जो इंटरनल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन साहब के हैं इंटरनल। और फिर जो है किसी एक अंग का डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक इन्वॉल्व हो सकता है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है, लीवर इन्वॉल्व हो सकता है, ड्यूडेनम में कोई दिक्कत हो, या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं भी कोई ना कोई गड़बड़ी हो, ऐसा ऑर्गन्स में हो सकता है। तो कारण एक ये हो सकता है। दूसरा कारण आपको मिल सकता है कि जो बाह्य कारण, एक्सटर्नल कॉज, जो क्या करते हैं हमारे अंगों को प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नल। तो जैसे एक तो अंग डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया, इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, और फिर हार्ट के कारण भी ऐसी चीजें होती हैं, अपच, कुछ हार्ट की बीमारियों में, कुछ किडनी की बीमारियों में, और लीवर मैंने बताया ही है। तो ये भी एक ऑर्गन्स हो सकते हैं आपके, जैसे मान लीजिए लीवर हो गया, हार्ट, सम डिजीजेज ऑफ द हार्ट में ऐसा होता है, सम डिजीजेज ऑफ द किडनी, ये आपको जानना पड़ेगा, तब पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो ये जिस हिसाब से अंग जो इन्वॉल्व है वही दवाई इसकी ऑर्गेनिक रूप से हम लोग करते हैं। अब क्या है कि ये एक्सटर्नल, इंटरनल के बाद एक्सटर्नल आते हैं। तो एक्सटर्नल में क्या क्या हो सकता है कि कोई ऐसा फूड ले लिया गया हो, जैसे कि बहुत भारी भोजन, दूषित, भारी, बासी भोजन, सड़ा हुआ, दुर्गंध युक्त, या बहुत खट्टी चीजें, यानी कि फूड में कोई गड़बड़ी हो गई, एक्सटर्नल, यानी कि ऐसा फूड जो दूषित हो, बासी हो, सड़ा हुआ हो, बहुत गरिष्ठ हो, मसालेदार हो, या एल्कोहल, एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन काज, ये भी कारण है इसके पीछे, एल्कोहल। तो मरीज तो केवल आपके पास सिम्टम्स लेके आता है, अब आपको उसकी चिकित्सा करनी होती है, जिससे कि हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है ये इस पे निर्भर होता है। मान लीजिए इसमें क्या था, वमन था, अपच था, उल्टी था, सब था ना सिम्टम्स, लक्षण। तो रोगी आपके पास आया तत्काल, तो उसको तत्काल दूर करने के लिए, मान लीजिए पेट में उसके दर्द हो रहा है, अरे समझ, अपच से दर्द हो गया, उसको पूरा पेट फूल गया है, तो उसको तो आपको तत्काल दूर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने जो बनाया है एकदम सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट बनाया कि कैसे मरीज आया तुरंत आपने मैनेज कर लिया उसको। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सिम्टोमेटिक रेमेडी। इसमें क्या है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी और कुछ ऐसी दवाएं हमारी बनाई गई हैं जो क्या है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिसिटी के साथ यूज होती हैं। उन दवाइयों को हमें प्रयोग करना चाहिए और इस
इससे क्या है कि इससे हम रोगी में तत्काल राहत देंगे और रोगी जो है तुरंत आराम होगा। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि इसका पेट फूला हुआ है या पेट दर्द हो रहा है, यही है ना, या उल्टी हो रही है। तो इसमें दो तरह की है, एक तो सूखी गोली ड्राई पिल्स खिला के तुरंत मैनेज करते हैं हम क्लिनिक पे। आप लोग देखते हो कि क्लिनिक पे तत्काल मैं मैनेज कर लेता हूँ, एट द मोमेंट कोई रोगी आए तुरंत हैंडल करके ठीक कर लेते हैं हम लोग, होता है ना ऐसा। तो सूखी गोलियों के रूप में हम तुरंत, जैसे मान लीजिए उसको उल्टी हो रहा है तो S11 की गोली उसको लगातार तुरंत देंगे। S11 बमन के लिए S11 बमन बंद हो जाएगा एट द मोमेंट मैनेजमेंट के लिए। मान लो कि उसको पेट फूला हुआ है तो S9 की गोली, S9 पेट में गैस भरा हुआ है एकदम, तो S9 की गोली उसको दीजिए। और क्या क्या लक्षण थे, यानी कि जो जो लक्षण उसको दिख रहे हैं वो लक्षण की हम अब उदर कला पे इसको C5, F2 और WE ये दर्द में हम उपयोग कर सकते हैं उदर कला पे। और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो भरवन और वाई नाभि में उसको डाल दीजिए, 2-2, 3-3 बूंद। दर्द हो रहा है ना बहुत, नाभि में उसके डाल दीजिए, तुरंत दर्द तुरंत आराम हो जाएगा, उसका फट से आराम हो जाएगा एकदम तत्काल। तो ये रोगी का मैनेजमेंट है तत्काल। और ये सूखी गोलियां जो हम लोग देते हैं इसको जो है एट द मोमेंट मैनेज करने के लिए, क्लिनिक पे आया है ऐसा ऐसा सिम्टम है, मैनेज करके यहीं आराम हो गया, फिर हम उसको कर दिए और उसके बाद ये उदर कला पे लगा दिए और भरवन वाई, रोगी का सिम्टम यहीं खत्म है। समझ में? अगर दिखता है कि बहुत सीवियर है तो इस दवाई को मैनेजमेंट के तहत बना के दे देंगे कि एक दिन खा लेना फिर ठीक हो जाएगा, इतने में तुम्हारा लक्षण सही हो जाएगा। उसके बाद हम ऑर्गेनिक रेमेडी पे आते हैं कि अंगों की दवाई। आ रहा है समझ में? तो अंगों की दवाई पर आते हैं कि अंग जो जो अंग इन्वॉल्व हैं उन अंग, तो अंग हमने क्या देखा है यहाँ पे, अंग हमारा इन्वॉल्व है स्टमक, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे सेक्रेटरी वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हो सकती है इन्वॉल्व, जिसके कारण से ऐसी चीज़ें जो है चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं। तो ये तो स्थिति के अनुसार हम देख सकते हैं उसको, रोगी को। तो इसकी जो दवाई है ऑर्गेनिक, पहले तो इसमें जो एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की जो दवाई है तो उसमें S5 है, S10 है, ठीक। कैंसरोसो ग्रुप की दवाई C1 है, C10 है। और एंजियाटिको ग्रुप की A3 है। आया समझ में? और फेब्रिफिगो ग्रुप की F1 है। और प्रिंसिपल रेमेडी में क्या करते हैं कि S1/S2 ये क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे तय करते हैं, इसको S1 देना है या S2 देना है। इसके साथ आप यहाँ पे C1, C10 या C15 ये भी स्टमक की आपकी दवाई है, C15 भी है दवाई।
अब ये चूज होगा इसमें से दवाई की कारण के आधार पे। मान लीजिए कि लीवर है या गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन और स्टमक जैसा लग रहा है कि पूरा इंटेस्टाइन और स्टमक है, तो यस्टेन हो जाएगा आपका। सीटेन जो है इंटेस्टाइन और लीवर पूरा कवर कर लेता है आपका। C15 स्टमक पे है जहां दर्द वगैरह हो रहा है। C1 जो है वो स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें काम करती है C1। तो इस तरीके से आप इस रोगी को आराम से ठीक कर सकते हैं और रोगी जो है ठीक हो जाएगा। अगर लगता है मान लो कि मेटाबॉलिज्म इसका ठीक नहीं है, मान लो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, यहाँ L1 की भी हमारी जरूरत पड़ती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, L1 की, F1 और L1 आ रहे समझ में। L1 भी महत्वपूर्ण है, L1 और A3 नहीं छोड़ना चाहिए। लिम्फ और ब्लड दो चीज आप पकड़ के लेके चलिए, A3 और L1। बाकी A1 A2 को मैंने बताया था कि इस स्थिति में A1 A2 यूज करना है। तो अगर मेटाबॉलिक गड़बड़ी मान लो दिख रही है कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है इसका, तो S1 L1 खाने से पहले और यस्टेन A3 खाने के बाद भी दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिलेक्शन इसी आधार पे ही करेंगे। अब फार्मूला जो है आप अपने से बनाने का प्रयास करिए, रोगी टू रोगी वेरिएट होता है। मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि इसी तरीके से आप बनाएंगे किसी भी रोगी का, यानी कि मैनेजमेंट भी कर सकते हैं रोगी का तत्काल, और अंग की भी दवाई है और कॉन्स्टिट्यूशन जो कारण है उसकी दवाई है। और पिलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत के आधार पे B और WE, एक तो ये लगाने के लिए हो जाता है, B और WE पिलाने के लिए भी दे सकते हैं जरूरत के आधार पे। जैसे सेंग्वाइन है और WE पिलाने के लिए भी दिया जा सकता है, उसमें कहीं वो नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं और आराम हो सकता है। ये जो इसका डाइल्यूशन होगा ये सब D4 में होगा सिम्टोमेटिक, और ये प्रिंसिपल रेमेडी भी D4 में मैक्सिमम चलाई जाती है। और ये ऑर्गेनिक रेमेडी रोग की गंभीरता के आधार पे होता है, तो सेकेंड डाइल्यूशन या थर्ड डाइल्यूशन, यानी कि D5 या D6, ये रोग के आधार पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसका लाभ जो है आपको, अपच का कोई भी रोगी आया है तो अपच का लाभ ले सकते हैं। बाकी एक एक दवाई मटेरिया मेडिका में पढ़ाई जा रही है, उस आधार पे सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोग सीख लेंगे। तो इस तरह से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है इंडाइजेशन का है। हम एक एक डिजीज जब इसको कवर करेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएंगी।